नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहां पर काम कराने के लिए आए लोगों को मजबूरन बाबुओं के शोषण का शिकार होना पड़ता है। एआरटीओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की राह पर चलकर लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, जिसमें कर्मचारी व अधिकारी रिश्वत के पैसे से मालामाल हो रहे हैं। यहां पर काम कराने आने वाले हर शख्स को रिश्वत देना ही देना पड़ता है, अन्यथा की स्थिति में उसका कोई काम नहीं होता और वह कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, वाहन ट्रांसफार्मर, HPA, NOC, टैक्स, वाहन का पार्टिकुलर, बायोडेटा आदि कार्य के लिए एआरटीओ कार्यालय में जाते हैं तो जेब गरम करके जाइए, क्योंकि एआरटीओ कार्यालय में होने वाले सभी कामों के लिए अलग रेट तय किया गया है। ऐसे में अगर आप अपनी जेब गरम करके नहीं जाते हैं तो निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा। एआरटीओ कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी चंद पैसों की खातिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भूल गए हैं। बस उनको हर काम में पैसा ही पैसा नजर आता है, जिसका शिकार आम लोगों को अपनी जेब ढीली करके चुकाना पड़ता है। एआरटीओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भले ही जिला अधिकारी छापेमारी करती हो, किंतु डीएम के छापेमारी के तुरंत बाद ही पहले जैसा माहौल नजर आने लगता है। ऐसे में एआरटीओ कार्यालय में तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों पर अपने उच्च अधिकारियों का भी भय नहीं होता है। ये एक युवक एआरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनवाने गया था, किंतु पैसे के भूखे कर्मचारियों ने उनका बिना रिश्वत के लाइसेंस बनाना उचित नहीं समझा था, जिसमें रिश्वत ना मिलने के कारण युवक का ड्राइविंग लाइसेंस बन पाया था। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ अनीता देवी की रिपोर्ट। बस्ती जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार और एसओजी टीम प्रभारी उमेश शर्मा, सर्विलांस सेल प्रभारी दुर्ग विजय चौधरी की संयुक्त टीम के साथ बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश मुन्नू यादव। बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस 12 बोर पुलिस ने बरामद किया है। बस्ती से सीनू संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। थाना चोपना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुलेरा में लंबे अरसे से अवैध कोयले का उत्खनन हो रहा था, जिसके चलते बुधवार को अवैध कोयला उत्खनन की सूचना पर एसडीएम अनिल सोनी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह उइके, थाना प्रभारी AR खान, माइनिंग इंस्पेक्टर भागवत नागवंशी, RIMR गायकवाड़ पटवारी, देवीश प्रसाद कुरील एवं पुलिस बल के सहयोग से तवा नदी के किनारे अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर जेसीबी मशीनों से उत्खनन स्थलों के मुहाने बंद कराए गए एवं नदी पर बंद किए गए पानी के बहाव को खुलवाया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। नगर में भाजपा की विशाल रैली का काफिला जब नगर स्थित बस स्टैंड से गुजर रहा था तो उस समय हाईवे दोनों ओर से जाम था, जिसके कारण आमजन को काफी जाम में फंसे रहना पड़ा। तो वहीं रैली निकलने के समय पर ही स्कूलों में बच्चों की छुट्टी का भी समय हुआ तो बच्चे को भी रैली के कारण भीड़ और जाम का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बच्चे अपने घरों को जाने में परेशान भी हुए और लेट भी हुए। हालांकि भाजपा की विशाल रैली में समर्थक अपने पूरे जोर शोर के साथ पार्टी का समर्थन करने पहुंचे थे, जिन्होंने रैली को सफल भी बनाया। लेकिन रैली की वजह से यातायात में बाधा भी आई, जिसके चलते थाना पुलिस के SSI पवन सिंह, कांस्टेबल अमित भाटी, कपिल प्रधान, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने रैली के दौरान मोर्चा संभाला और जाम खुलवाया। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख के बाद मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसमें जनपद सदस्य 19 वार्डों में 89 प्रत्याशी और 543 सरपंच और 1175 पंच के लिए आवेदन जमा हुए। जनपद के 89 प्रत्याशियों में से 2 के नामांकन जांच के बाद निरस्त कर दी गई। देर रात तक जमा सभी पंच सरपंच जनपद के आवेदन की समीक्षा चलती रही। अधिकारी किसी भी तरह से कोई जानकारी देने में असमर्थ रहे। उम्मीदवार कड़ाके की ठंड में भी तहसील परिसर में डटे रहे और लेट लतीफी का आरोप भी लगाते दिखे। वहीं पंचायत चुनाव के लिए आए नियम के दूसरे राज्यों के जाति प्रमाण पत्र पर आई बहुएं चुनाव नहीं लड़ सकती।
विरियाखेड़ा पंचायत की अज्जा सीट पर रोक आवेदन जमा हुए, जिसमें एक राजस्थान से तो दूसरी महाराष्ट्र की जीप पर चुनाव अधिकारी मधु नायक ने आवेदन निरस्त करने की जानकारी दी। खुशबू। आप कहाँ से, कौन से गांव से रहने वाली है? मैं बिरियाखेड़ी गांव से। अच्छा, यहाँ पे आप सरपंच पद के आवेदन करना है। जी। वह बिरियाखेड़ी में एक मेरा ये कहना है कि अगर बाहर से इतनी चाहे सोनिया गांधी जी अगर लड़ सकते हैं तो मैं तो इसी भारत की रहने वाली हूँ, मैं तो उनके दूसरे देश से नहीं आई हूँ और मेरा आईडी भी यहाँ का बन चुका है, मैंने वोटिंग भी की है। देश के प्रधानमंत्री भी दूसरे राज्य से आके वो भी यहाँ पे लड़े हैं, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती? आप कौन से समाज से आते हैं? मैं भील समाज से। कौन से गांव से आपका जन्म हुआ है? मेरा राजस्थान डूंगरपुर। और अभी यहाँ पे किससे पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? बिरियाखेड़ी। आपने आवेदन जमा कर दिया है? जी, कर दिया। तो इस आदेश का मतलब आप विरोध में है कि आदेश गलत है ये? जी, जब सभी बाहर से आके लड़ सकते तो मैं भी तो ये भारत की रहने वाली हूँ और राजस्थान से मध्य प्रदेश में आके लड़ रही। मैं कहाँ की दूसरी यहाँ की बहू ही तो हूँ, तो क्या ये लोग मेरे को यहाँ की बहू नहीं समझते? ये मान्यता नहीं है मुझे यहाँ की, तुम दूसरे देश की हो। कौन से गाँव से आप? वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की सीट है ये, और इस तरह से वहाँ पे किसी भी इस समाज की कोई, इस जाति की कोई महिला नहीं है, तो क्या इसका एक कारण रहा है इसमें? महिला है। किस तरह की महिला है वो? महिला है और अभी वर्तमान में सरपंच भी थी और अभी भी हमने फॉर्म डाला है। अभी एक शासन ने नया आदेश आया है कि अदर राज्य से जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे इसके लिए? एक बार होने के बाद क्यों नहीं होता? जैसे तो प्रधानमंत्री भी वाराणसी से लड़ा, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी विदेश से आई, वो लड़ी, तो क्या दूसरे नहीं लड़ सकते? ये तो राज्य का, भारत का ही है, कोई भी लड़ सकता है। आपने आवेदन जमा किया है? बिल्कुल। क्या है, तो क्या निरस्त हुआ कि चल रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल है, सब कुछ है। कहाँ का जाति प्रमाण पत्र आपके पास में? राजस्थान का है। राजस्थान का बना हुआ है। कौन सी समाज के? भील समाज का। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बैतूल में 2 शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आमला पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि घटना 27 नवंबर 2021 की है, जहां फरियादी मुकेश डाढ़ारिया पिता कालूराम डाढ़ारिया उम्र 47 साल निवासी ग्राम जीरा डारना थाना आमला जिला बैतूल ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसने अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को आंगन में लॉक करके खड़ी कर दी थी। तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अन्य कई मामलों का खुलासा करते हुए आज 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। बाराबंकी में बीजेपी नेता की बेटी ने अपने ससुराल में लगाई फांसी। वहीं लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, इसलिए ससुराल वालों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। मृतका के पिता ने बताया कि 1 साल पहले मैंने अपनी बेटी के इच्छा अनुसार शादी थाना मसौली क्षेत्र के निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष विनीत वर्मा से करी थी। पिता ने बताया कि उनकी बेटी से परिवार की बात हुआ करती थी। आए दिन मेरी बेटी फोन कर यही कहती थी कि पैसों के लिए पति व ससुराल के लोग मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। पिता ने बताया कि मंगलवार को देर शाम मेरे पास ससुराल वालों का फोन आता है कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। मैं जिला अस्पताल लेकर आ रहा हूं। जब मैं जिला अस्पताल आया तो डॉक्टरों ने मेरी बेटी को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे मृतका की मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला बीजेपी नेताओं से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभी तक बाराबंकी के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि एक तरफ मृतक लड़की का पिता बीजेपी में वरिष्ठ नेता है, तो वहीं दूसरी तरफ मृतका का पति बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। क्या हुआ आज आपके बेटे के साथ? ऐसा है कि अभी दोपहर में लड़की से बात हुई। लड़की बराबर रोज फोन कर करके कह रही है कि पापा हमसे जो है कहते हैं कि पिछले बड़े भाई के शादी में 10 लाख रुपया कैश मिला रहा है और हमका 10 लाख रुपया कैश नहीं देंगे, तो रोज रोज हमका परेशान कर रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं। तो हम कहें ठीक है बेटा, हमने लगभग 15 लाख रुपया खर्चा करके पूरा दहेज जो है सब कुछ दिया, उसके बावजूद अगर उनका पेट नहीं भरा तो ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। बाकी आप बेटा अपने आप को थोड़ा वहाँ अपने आप को समाहित करिए और जो है थोड़ा देखिए जैसा हो।
कितने दिन हुए थे शादी को? पिछले साल 30 नवंबर को शादी हुई थी। उसमें सांसद जी और सारे लोग पार्टी के थे। आज क्या हुआ? आज जब हमको फ़ोन किया गया तो कि तुम्हारी लड़की जो है दरवाज़ा बंद करके फांसी लगा ली, हमने फ़ोन किया, फिर उसके बाद किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बोले कि मैं रास्ते में हूँ, लेके आ रहा हूँ। और यहाँ जब मैं आया तो वो डॉक्टर से पता चला तो गाड़ी में वो मतलब वो जिंदा नहीं थी। जब देखने आया मरी लड़की को लेके आए थे, सब लोगों ने मिलके मार दिया लड़की को। किसी तरह को कोई नोट्स वगैरह मिले? नोट्स वगैरह के अभी हम उनके घर तो गए नहीं हैं, लड़की के पास अभी कुछ है नहीं। शरीर पे किसी तरह का निशान? शरीर के पूरे निशान है, आपको हम कैमरे में नोट किया है, अभी आपको दे देंगे। पूरा शरीर मतलब गले में पूरा निशान। तो क्या मारा पीटा भी है? हाँ? मारा पीटा भी है? हाँ, मारा पीटा गया है और उसके जो है गले में पूरा फंदा बना हुआ है। आप बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता? मैं जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी जी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ जन विश्वास यात्रा में भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं मोहम्मदाबाद गोहाना में जन विश्वास यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार आनी तय है। गरीब पिछड़ों दलितों का समर्थन है। भाजपा के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की सरकार में सभी वर्ग सुखी है। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इस यात्रा में उपस्थित जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, भाजपा प्रवक्ता अनिल दुबे, विधायक विजय राजभर व पूनम सरोज उपस्थित रहे। जन विश्वास यात्रा का मोहम्मदाबाद गोहाना में भाजपा की कर्मठ नेत्री पूनम सरोज ने व उनके हजारों समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मऊ से सी न्यूज संवाददाता दुर्गावती अंचल की रिपोर्ट। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव मुफ्ती अहमद कासमी के निवास स्थान पर पहुंची सपा राष्ट्र प्रवक्ता सुमैया राणा, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सपा प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है और ये हम सब की जिम्मेदारी हो चुकी कि हर गांव शहर में जाकर समाजवादी पार्टी की बात पहुंचाएं। यहाँ पर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही मानना है। उन्होंने कहा कि देवबंद जैसी जगह की बात की जाए तो यहाँ पर जो MIM के फैक्टर के बारे में जानना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको मैंने जाना है और यहाँ पर लोगों से मैंने बात भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं मुफ्ती साहब से बात की हूँ, यहाँ के लोगों से भी बात हुई है। उसी सिलसिले में यहाँ काम और भी आगे चलता रहेगा। वहीं भाजपा की जन विश्वास यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका ये नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तीनों चीजें जमीन पर नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ देवबंद की सरजमी पर हमारे बड़े भाई भी हैं और एक बहुत विद्वान जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, तो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था क्योंकि लखनऊ से हमारी बड़ी बहन सुमैया राणा जो पुत्री मुनव्वर राणा साहब शायर हैं, उनकी पुत्री हैं और समाजवादी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो यहाँ पर आई थी। तो हमारा फ़र्ज़ था कि हमारे घर में अगर कोई आ रहा तो हम उनका स्वागत करें, तो हम सब लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। बस यही प्रोग्राम था और कोई ख़ास विशेष प्रोग्राम नहीं था। वो आई थी, यहाँ पर हम लोगों से मिल के गई। अब क्षेत्र में अपना जो समाजवादी ने उन्हें निर्देश दिए, जो पार्टी के निर्देश हैं, वो उनके अकॉर्डिंग अपना क्षेत्र में जाएंगी। तो हम लोगों ने सबने मिलकर उनका स्वागत किया। वो हमारी बड़ी बहन है। 2022 के चुनाव कैसे देखते हैं आप? मतलब कितनी सीटें? देखो, सीटों का तो जनता तय करेगी। कोई कुछ भी दावा करे, मैं ये नहीं कहता कि कोई क्या कहेगा, क्या कितना आना कितना नहीं, क्योंकि ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। रही बात हमारी देवबंद विधानसभा की, कि देवबंद विधानसभा समाजवादी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। समाजवादी यहाँ पर सबसे मजबूत है और किसी भी पार्टी के कोई भी बराबरी नहीं है कि कोई समाजवादी से बराबरी कर पाए। यहाँ पर समाजवादी एक साथ होकर, सब समाजवादी जितने भी लोग हैं सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और सब लोग एक साथ होकर चुनाव लड़कर ये समाजवादी की सीट अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम करेंगे। देखिए, 2022 के चुनाव क्योंकि बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी हो चुकी है कि हर जगह, हर ज़िलों में जाके, हर विधानसभा में और लोगों
तक अपनी बात पहुंचाएं पार्टी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश भी है। और वहां पे जाके तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, खासकर अगर देवबंद जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ पर जो MIM फैक्टर के बारे में जानना जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके लिए मैं यहाँ पर बात करने आई। मुफ्ती साहब से बात हुई, यहाँ के लोगों से बात हुई और उसी सिलसिले में ये काम और भी आगे चलता रहेगा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, इनका ये नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तीनों चीज़ें ही धरातल पे दिखाई नहीं दी। तो ये इस वक्त का सिर्फ एक ढोंग ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका कार्यकाल पूरा होने पे आ गया है तकरीबन, तो आप अब एक कौन सी विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि आपने 4.5 पौने 5 साल हो गया, आप ना किसी का विश्वास जीत पाए, ना किसी का विकास कर पाए। तो आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो क्रांति यात्रा निकल रही है, उसकी बौखलाहट है, उसकी भीड़, उसकी अपार जो मोहब्बत जनता की मिल रही है, जो विश्वास जनता का मिल रहा है, ये सिर्फ उस बौखलाहट में ये इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, जबकि इसका कोई वजूद नहीं है। कृषि कानून भी वापस हो चुके हैं किसानों के, तो क्या रुझान रहेगा किसानों का? देखिए, कानून वापस हो गए, ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है किसानों के लिए, लेकिन 650-700 के ऊपर किसान मारे गए वहाँ पर। और आखिर में जो एक तमाशा देखने को मिला कि जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया जाके, ये तानाशाही की चरम सीमा थी। और उसके बाद भी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ के एक प्रोग्राम में आते हैं और अपने साथ उस हत्यारे बेटे के पिता को लेके साथ में खड़े होते हैं, टेनी को, और बजाय से कि उनके इस्तीफे की मांग की जाती और कार्रवाई की जाती पार्टी की तरफ से, तो ये जनता को चिढ़ाने का जो काम किया गया है, इसका खामियाजा यकीनी तौर पर इनको 2022 में भुगतना पड़ेगा। MIM भी चुनावी मैदान में है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम लोगों को? देखिए, वो प्रभाव उनका MIM का सब बच्चा ये जान चुका है कि MIM की एक्चुअली मंशा क्या है, वो क्या लेकर के यहाँ आए हैं। जो जहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए 7-8 सीटों से ऊपर चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आके 100 सीटों का ऐलान करते हैं। इससे साफ जाहिर हो सकता है कि वो यहाँ कुछ पाने नहीं, बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाने की हैसियत से आए हैं। उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लोग समझ चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता, उनके साथ उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा प्रबुद्ध जन नहीं खड़ा हुआ है जिनकी वो कौम और मिल्लत की बात करते हैं, कि जो उनके साथ खड़ा हो। और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इम्पैक्ट होने वाला है 2022 में। तो जो 2022 में क्या भविष्य देखते हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, 2022 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे मुफ्ती साहब आज सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके नेपाल से क्या मामला? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी जो यहाँ देवबंद आई हैं, तो देवबंद में समाजवादी पार्टी के हमारे सीनियर लीडर मास्टर अनवर अली अंसारी साहब, इसी तरीके से हमारे ठाकुर ओम प्रताप सिंह जी ने उनका यहाँ अच्छी तरीके से स्वागत किया है। और उनका आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इस वक्त में 2022 का चुनाव नज़दीक है और पूरे सूबे के अंदर इस वक्त में जो समाजवादी की हवा चली हुई है, तमाम ही पार्टियों को नकार करके लोग जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जो है MIM जैसी पार्टी जो वोटों का बंटवारा करना चाहती है, उनकी मंशा थी कि वो देवबंद विधानसभा के अंदर आएँ और यहाँ पर मुसलमानों का और ख़ासकर देवबंद विधानसभा के लोगों का क्या रुझान है, उनका उसको देखने के लिए वो यहाँ आई थी। और यहाँ आकर उन्होंने देखा और समझा, तो अब वो यहाँ आई हैं और अब ये पूरे विधानसभा का वो इंशाल्लाह यहाँ दौरा करेंगी, सब जगह जाएंगी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। राशन कार्ड धारकों के लिए इस बार राशन लेना जी का जंजाल बना हुआ है। एक तो पहले ही राशन वितरण में 15 दिन की देरी के कारण राशन की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं इसके बाद जब घंटों लाइन में लगने के बाद कार्ड धारक का नंबर आता है तो उसे पता लगता है कि उसका राशन इस दुकान से काट कर दूसरी दुकान पर जोड़ दिया गया है, जिसके बाद वो जन सेवा केंद्र पर अपनी दुकान का पता करता है और फिर तब कहीं जाकर उस दुकान पर पहुंचकर घंटों लाइन में लगकर फिर अपना राशन लेता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर के ही विकास शर्मा ने बताया कि कल वो अपना राशन लेने के लिए गया था। घंटों लाइन में लगने के बाद उन्हें बता दिया जाता है कि उनका राशन दूसरी दुकान पर जोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि जिसके बाद घंटों जनसेवा केंद्र पर लाइन में लगकर अपनी दुकान का पता किया और जब उन्हें दुकान का पता लगा तो वहां भी घंटों लाइन में लगना पड़ा। उन्होंने बताया सुबह जाकर कहीं शाम को उन्हें अपना राशन मिला तो उन्हें ये भी बताया गया कि कैसे राशन उनकी दूसरी दुकान पर अटैच कर दिया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।